नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक मेरे ख्याल में केवल यूपी की सियासत नहीं, देश की सियासत के हिसाब से एक बहुत अहम खबर है। और अहम खबर यह है कि अखिलेश यादव और आज़म खान इन लोगों ने अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया है और ये लोग एज एमएलए, एज विधायक उत्तर प्रदेश में ही अपनी सियासत करेंगे। ये सामने से अगर देखिए तो ठीक है, किसी ने इस्तीफा लोकसभा से दे दिया, 2 जगह से थे, लेकिन इसके बहुत से माने हैं और इसको जब इसकी परत खोलेंगे तो इसके दूरगामी परिणाम है। इसका ट्रेमर जो है ना, इसका जो धमक है वो मुझे लगता है कि 2024 के इलेक्शन का एक तरह से अखिलेश यादव ने, जिसको कहते हैं ना, इनिशिएटिव अपने हाथ में लिया है। इसमें मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। उस मेंबरशिप में हर महीने आपको एक थोड़ा कमिटमेंट करना होगा पैसे का, और अगर आप महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार हमारी मदद, आर्थिक मदद करने का जो डिटेल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप वन टाइम हेल्प भी कर सकते हैं। अब जरा ये समझ लीजिए कि देखिए, समाजवादी पार्टी के इस समय 5 सांसद हैं। 5 सांसद कौन कौन से और कहाँ कहाँ से, ये जरा मैं आपको बता दूं जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी क्या है। सबसे पहला नाम मैं मुलायम सिंह यादव जी का ले रहा हूँ, सबसे वरिष्ठ, देश की राजनीति के वरिष्ठ, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ, वो मैनपुरी से सांसद हैं। दूसरा अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं। आजमगढ़ वो जगह है जहाँ पे अभी आजमगढ़ ने 10 एमएलए, 10 में 10 पूरे सपा के खाते में डाले हैं। आजमगढ़ के बारे में एक और आप लोगों को बता दूं कि 52 और 57, 2 पहले इलेक्शन को छोड़ के 1962 से आज तक कुल 17 इलेक्शन हुए हैं। 15 जनरल इलेक्शन और 2 बाई इलेक्शन। एक बार बाई इलेक्शन में मोहसिना जी लड़ी थी और एक बार बाई इलेक्शन में अकबर अहमद लड़े थे। इन 17 इलेक्शन में आज तक केवल एक बार 1984 में, 1984 में कांग्रेस पार्टी के संतोष सिंह जो राजपूत हैं वो जीते थे, नहीं तो लगातार 17 में से 16 बार या तो मुस्लिम या यादव वहां से जीत के आए हैं। पार्टी कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि वो एक मुसलमान यादव का एक स्ट्रांग वो है। चंद्रजीत यादव वहां से चुन के आते थे, अकबर अहमद डंबी आते थे, रमाकांत यादव आते थे, मुलायम सिंह जी थे। तो वहां से अखिलेश यादव जी लोकसभा के सांसद रहे, तो वो कोई खतरा नहीं है कि वो एक सीट चली जाएगी। वो सीट और इंटैक्ट होगी और उनके इस निर्णय से मेरे ख्याल में उसमें और मजबूती आएगी उनको उस जिले में कम से कम। तीसरे सांसद हैं आज़म खान साहब। आज़म खान साहब रामपुर से सांसद हैं। अब आज़म खान साहब इस समय ऑलरेडी जेल में हैं। वो जेल से आज निकलेंगे, कल निकलेंगे, नहीं निकल पाएंगे, कितने और केसेस किए जाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उसमें इतना दमखम है कि उसमें भी वो और उनके लड़के दोनों जीते। अब जब वो लोकसभा छोड़ रहे हैं तो वो भी अपना इंटेंशन बिल्कुल क्लियर कर दे रहे हैं कि उनको प्रदेश की राजनीति करनी है, उनको जो भी उनका विरोधी उनको चैलेंज यहीं पे देना है। और रामपुर से उनकी जगह वो अपनी पत्नी भी लड़ सकती हैं, या ये तो आने वाला समय बताएगा कि वहाँ से कौन लड़ेगा। दूसरा, वहीं के बगल की कंस्टिट्यूंसी है मुरादाबाद, वहाँ से डॉक्टर एसटी हसन सपा के सांसद हैं। और तीसरी, ये सब एक ही जगह की हैं, मुरादाबाद, रामपुर और संभल से शफीकुर रहमान बर्क हैं। ये 3 लोग, ये तीनों सीटें करीब करीब सटी हुई हैं, एक दूसरे से लगी हुई हैं, और इन तीनों पे समाजवादी पार्टी के 3 मुस्लिम सांसद हैं। तो ये इस दृष्टि से अहम है कि ये अखिलेश यादव जी ने और आज़म खान साहब ने अपनी लोकसभा की सदस्यता छोड़ी है। अब वो अखिलेश यादव जब यहाँ हैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन वही बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्या कारण थे? जो मुख्य कारण मेरी समझ में आ रहे हैं उसको थोड़ा डिस्कस कर लें। एक तो मेन कारण यह है कि जो उनका बेसिक वोट बैंक जो बोला जाता है माई, हालांकि वो पहले एक सब फिर महिला और यूथ बोलने लगे हैं अखिलेश यादव जी उसको, लेकिन जो फैक्ट बात यह है कि मुस्लिम और यादव वो वोट उनको इंटैक्ट रहा है। 2022 के इलेक्शन में इंटैक्ट ही नहीं रहा है, उसमें से कुछ भी वोट इधर उधर नहीं हुए हैं। अगर 32-33% वोट उनको विधानसभा में मिले हैं पिछली बार के से 10% ज़्यादा, तो ये फैक्ट है कि ये 2 वर्ग के वोट उनको
मतलब मेजॉरिटी से भी ज़्यादा। अब वो परसेंटेज बोलना कोई अटकल लगाने वाली बात होगी, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपके पीछे बिल्कुल ठीक से खड़ी रही हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद किसी वरिष्ठ को ही देना है, किसी विश्वसनीय को भी देना है। मैं एक व्यक्ति का और जिक्र करूंगा, क्योंकि देखिए ऐसा है, इस पद पे पिछली बार राम गोविंद चौधरी थे। राम गोविंद चौधरी बलिया से आते हैं, छात्र नेता रहे हैं, युवा नेता रहे हैं, चंद्रशेखर जी के साथ रहे हैं, दमदार हैं, और सबसे बड़ी बात है यादव भी हैं। ये कुछ लोगों को लगेगा कि भाई राम गोविंद चौधरी लिखते हैं लेकिन मूल रूप से यादव हैं। वो इलेक्शन हार गए हैं। अब वो जब इलेक्शन हार गए हैं तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि किसको बनाएं। कुछ लोग कहेंगे शिवपाल यादव जी को। शिवपाल यादव जी ने, मतलब मैंने देखा, शिवपाल यादव जी भाई आ तो गए हैं इनके साथ, लेकिन जब इलेक्शन शुरू हो गया था और जब मैं इस इलेक्शन की बात कर रहा हूँ 2022 की, उनका 2019 के कंडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, 2022 में, तो भी वो जैसे खुले मन से मतलब घूम रहे थे। लेकिन वो कई जगह उनके स्टेटमेंट मैंने सुने, अरे मुझे एक ही सीट में दी गई, मैं ही से दिया। अब ये सब मुझे लगता है कि अगर आप एक बार किसी के साथ आ गए हैं तो ये सब रोना नहीं चाहिए था। आ गए ठीक से। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद शिवपाल जी के ऊपर, क्योंकि शिवपाल जी को अपने स्कोर भी, शिवपाल जी भी एक फैक्टर रहे हैं, तो शिवपाल जी के ऊपर उनको नहीं है कि अगर इनको बनाया जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। वरिष्ठतम की सूची में एक नाम और आता है, वो नाम है आजम खान साहब का, कि भाई अगर ये सब है आजम खान साहब को क्यों नहीं। अब दो दिक्कतें हैं वहाँ जो मुझे लगता है। पहली दिक्कत ये है कि आजम खान साहब कब जेल से निकलेंगे और कब उनको बाहर आएंगे, ये थोड़ा अभी इसमें गफलत है, कोई बहुत क्लैरिटी नहीं है। दूसरी एक दिक्कत और है, भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम उत्तर प्रदेश में एक चीज़ कर दी है, वो 80-20 की बात कर दी है। अब वो जो 20 जो बात करते हैं उनके हिसाब से वो उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं है, और जैसे ही कोई कुछ करता देखा मतलब उसके पीछे लग जाते हैं। 403 सीट में पिछली बार भी एक बीजेपी ने 370 सीट, शायद 375 सीट लड़ी, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। पिछली बार भी एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया था, लोकसभा में भी एक मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं, कहीं भी एक मुसलमान को तो टिकट दिया नहीं जाता है। तो अगर वो मुसलमान को भी टिकट नहीं दे रहे हैं तो वो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो मुसलमानों को ये मान के चलना है कि वो तो उनको वोट नहीं करेंगे। मुश्किल क्या है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की, कि आज कायदे से आजम खान को बन जाना चाहिए था, लेकिन मैं भी समझता हूं कि पॉलिटिकली अगर आज अखिलेश यादव आजम खान को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दें तो बीजेपी छत पे चढ़ के मालूम नहीं क्या क्या कहना शुरू करेगी, कि लगेगा कि मालूम नहीं किसी पाकिस्तान के लीडर को यहाँ बना दिया गया है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो टैक्टिकफुली मुझे लगता है कि ठीक डिसीजन है कि अगर अखिलेश यादव यहाँ खुद रह गए हैं। एक और चीज़ है, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है जिसने, जब ये निर्णय ले रहे होंगे अखिलेश यादव तो इसने भी ज़रूर काम किया होगा, वो है वो जो क्षेत्रीय दलों का जो एक इन्होंने गठबंधन बनाया है अखिलेश यादव ने, उसको भी कायम रखना, उसको भी 2024 तक तितर बितर नहीं होने देना। ओम प्रकाश राजभर जी हैं, आरएलडी हैं, महान दल हैं, लेकिन आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर तो इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों का पास्ट रिकॉर्ड ये है कि इन लोग बीजेपी के साथ पहले भी रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं रहे हैं, इस समय नहीं जा रहे हैं, उन पे खूब डोरे डाले गए हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट एक्सपेंशन में लेट हो रहा था वो इसलिए हो रहा था कि ओम प्रकाश राजभर से को किसी तरह साधने की कोशिश हो रही थी। किसी तरह से जयंत चौधरी के ऊपर भी ये हो रहा है, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो कम से कम उनके विधायक ही टूट जाएं। तो ये सब कोई कैबिनेट बन जाएगी उसके बाद उस पर विराम लग जाएगा, ऐसा नहीं है। बीजेपी की जो टैक्टिक्स है, जो बीजेपी जिस ढंग से काम ऑपरेट करती है, ये बिल्कुल तय बात है कि बीजेपी उसके बाद भी इस पर हमला करती रहेगी। तो ये ज़रूरी है कि अगर अखिलेश यादव यहाँ खुद रह के खुद नेतृत्व नहीं देते हैं तो इसका एक बड़ी संभावना है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो उनसे छिटक सकते हैं। तो उनको भी अपने, जिसको कहते हैं ना, अपने पाले में रखने के लिए, उनको भी अपने साथ रखने के लिए ये आवश्यक है कि अखिलेश यादव जी लखनऊ में ही, मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे ही काम करते हैं। एक कारण और है, एक कारण ये है कि अगर अखिलेश यादव जी अपने को राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष की भूमिका में कोई एक पाते हैं कि विपक्ष में एक उनकी भी भूमिका होगी, वो नेतृत्व देंगे उस विपक्ष का, या उसकी धुरी बनेंगे, या उसका एक इम्पॉर्टेंट वो होंगे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो दो वजहों से बता दूँ। जितने नेता हैं जो आज अपने को घूम घाम करके कहीं से कह रहे हैं, मतलब जिनका लगता है कि इनके एस्पिरेशंस हैं राष्ट्रीय नेतृत्व देने के,
ये सब मूल रूप से अपनी स्टेट में, अपने क्षेत्र में स्ट्रांगली बिल्कुल ठीक से खूंटा गाड़ के बैठे हैं। ममता बनर्जी को ले लीजिए, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, आप उसके आगे बढ़िए, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक उड़ीसा में, बिल्कुल चंद्रशेखर राव तेलंगाना, आप स्टैलिन डीएमके, और अगर इधर का भी लें तो नीतीश कुमार बिहार में क्षेत्रीय नेता के रूप में ही अब है ना, उनके पास एक समय अवसर था कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व दे सकते थे, नहीं किए। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये आवश्यक है अखिलेश यादव के लिए कि अगर अपने घर को, अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश में वो स्ट्रांग नहीं रहते हैं तो उनको राष्ट्रीय रोल भी उनका कुछ बहुत ज़्यादा रहेगा नहीं, ये भी तय बात है। एक और बात है, वो बात यह है कि अभी आपने पंजाब में एक चीज़ देखा, और वो चीज़ें काफ़ी समानताएं हैं। आम आदमी पार्टी बिल्कुल तैयार बैठी है उस स्पेस को भरने के लिए जो कांग्रेस या कहिए बीजेपी, क्योंकि पंजाब में तो बीजेपी भी थी, कांग्रेस या बीजेपी के अलावा जो स्पेस बचता है उस स्पेस को भरने के लिए आम आदमी पार्टी बिल्कुल तैयार बैठी है। उसने एक बड़ी सफलता पंजाब में पाई है, अगले 2 साल वो बहुत एग्रेसिव रहेगी। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन चूंकि उनके पास एक ही नेता संजय सिंह थे और कोई ऐसा कुछ नहीं कर पाए, कोशिश बहुत की, इसमें कोई दो राय नहीं, इस बार वो पूरी कोशिश से आएंगे। और अगर आप पंजाब में वो देखिए जो काफ़ी समानताएं हैं, मुलायम सिंह यादव जी यहाँ हैं, प्रकाश सिंह बादल वहाँ हैं, बहुत सीनियर, बहुत रिस्पेक्टेड, उनके लड़के सुखबीर बादल, यहाँ पे अखिलेश यादव, बहू भी केंद्रीय मंत्री, बहू इधर भी, मतलब काफ़ी समानताएं हैं। लेकिन आज क्या हालत हो गई है शिरोमणि अकाली दल की, सबको पता है। तो अगर आप अपना घर नहीं संभाले रहेंगे तो आप राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में कुछ नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी भी एक कारण ज़रूर है अखिलेश यादव को ये निर्णय पे पहुंचने के लिए कि मैं ये रहूँगा। एक और कारण छोटा और बता दूं, अब लोगों को होगा कि आजमगढ़ से कौन लड़ेगा। बीच में चर्चा बहुत आई थी कि घर में बहुत मरमरिंग है या धर्मेंद्र यादव टूट के जा सकते हैं, क्योंकि संघमित्रा, क्योंकि आज अखिलेश यादव 111 या 112 जो भी सीटें हैं, 114 जो भी सीट हैं, अगर उसको आप लोकसभा की सीट में कन्वर्ट करिए, 5 सीट के पीछे 1 लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश का जो गणित है 5 विधानसभा के पीछे 1 लोकसभा की सीट, तो 22-23 सीट करीब उनके हिस्से में आती हैं। और कुछ सीटें जो बीजेपी के सांसद हैं लेकिन हैं इनके साथ, संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य की लड़की, अगर अखिलेश यादव वहाँ ठीक से जम के बैठ जाते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं जाते नहीं हैं तो संघमित्रा मौर्य, वरुण गांधी, क्योंकि वरुण गांधी या मेनका गांधी चाहे कुछ हो जाए कांग्रेस में जा नहीं सकते हैं, ले दे के अगर उनको बीजेपी टिकट काटती है या टिकट डिनाई करती है तो आना सपा में है। तो मुझे ये लगता है कि संभावनाएं उनके पास ज़्यादा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर वो 22-23 सीट भी लेके आते हैं तो जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस जिसको कहती है, उसके पास 22 ही सीटें हैं। अखिलेश यादव आज जिस स्थिति में है उस स्थिति से वो करीब करीब जो मुझे है आज की तारीख में वो कन्वर्ट हो रहे हैं 22-23 सीट में। तो ये निर्णय अखिलेश यादव का मुझे लगता है कि ये और एक बार शो करता है कि भाई अखिलेश यादव मैच्योर हुए हैं। ये भी शो करता है कि बीजेपी ने जो भी डराने धमकाने का काम किसी को करती है वो एक चीज़ नहीं समझती कि बियॉन्ड अ पॉइंट डर के आगे जीत है। तो जो भी आप किसी का हाथ मरोड़ते हैं वो करते हैं, ये अखिलेश यादव ने दिखा दिया है कि डर के आगे जीत है। और एक चीज़ और, क्योंकि लोग फिर कहेंगे कि देखिए ये वही बात कर रहे हैं और मुझे कहेंगे उनके एजेंट हैं इनके एजेंट हैं, मैं संभावनाएं की बात कर रहा हूँ। आज एक विपक्ष का एक स्पेस खाली है, मायावती जी अगर उस स्पेस को छोड़ रही हैं तो वो विपक्ष का स्पेस, वो वोटर जो कुछ ढूंढ रहे हैं उनके लिए अखिलेश भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव उनको मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।